नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है। तो आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की विकास दर बढ़ी है, जिसमें 6.61% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औसत 6.4% है। विकास दर के साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है। प्रमुख सचिव नियोजन ने कहा कि 2023-24 के 3,32,000 करोड़ से बढ़कर 3,78,000 करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 13.58% की ग्रोथ हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार फिशरीज में 9.39% की ग्रोथ रिकॉर्ड दर्ज की गई है। उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक 46.02% भागीदारी सर्विस सेक्टर की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बढ़ी है। बताया गया है कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 थी, जो बढ़कर 2,74,000 हो गई है। इसके अलावा नेशनल की 2,01,162 रुपये है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर विकास दर के साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्रीय औसतन 6.4%। विकास दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा। देहरादून में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्य की जीएसडीपी ग्रोथ अच्छी हुई, मीनाक्षी सुंदरम ने कहा। उन्होंने कहा कि 2024-25 में विकास दर 6.61% संभावित है। अच्छा, ये ग्रोथ रेट मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में आई है? तो ये लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा, इसमें 13% की वृद्धि हुई है, 13.58। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 12.08% की वृद्धि हुई है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है, एक बड़ा सरप्राइजिंग सेक्टर है, 12.08%। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा आया है वो लोक प्रशासन वाला है, वो 13.58 है। उसके बाद सेकंड में आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण उद्योग, उसमें 12.08% आया है। तीसरा सेक्टर थोड़ा सरप्राइजिंग सेक्टर है, फिशरीज, 9.39% की वृद्धि इसमें हुई है। हाँ हाँ बेस नीचे रहा होगा ना, उससे भी थोड़ा फर्क हाँ, तो बेस नीचे रहने से भी फर्क होता है, लेकिन ये है कि फिशरीज में ग्राउंड पे काफ़ी काम हो रहा है, उसको इंडिकेट करता है। और चौथे नंबर पर है रेलवे। रेलवे का 9.04%, ये मुख्य रूप से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन नेटवर्क का होगा। परिवहन एवं संचार सेवाएं, इसमें 8.64% की वृद्धि हुई है। 8.64%। हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों, संचार भी। उसके अगले नंबर है खनन एवं उत्खनन, माइनिंग, ये 7.5% की वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बैंकिंग वगैरह इंक्लूडेड है। 7.5% वृद्धि, मैं केवल वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं। और देन वित्त सेवाएं में 6.78%। ये इसकी जो मुख्य रूप से अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 9.34%, मतलब ये टोटल इकोनॉमी में सेक्टर वाइज कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 9.34% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ना, जीडीपी में। और सेकेंडरी सेक्टर का 44.65% कंट्रीब्यूशन है, 44.65। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड दोनों आते हैं, व्यापार और आपका निर्माण भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है। और देन टर्शियरी सेक्टर जो कि मेनली सर्विस सेक्टर है, ये 46.02%। इस तरीके से
सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। हाँ, एग्रीकल्चर माइनिंग इंक्लूड होता है प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर भी, माइनिंग भी, फॉरेस्ट्री भी, ये प्राइमरी सेक्टर में। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, हमारा प्रति व्यक्ति आय, ये कहाँ स्टैंड करते हैं अभी। 23-24 में हमारा 2,46,000 करोड़, सॉरी 2,46,000 रुपये, 2,46,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय एनुअल इनकम। और ये 24-25 में 2,74,000, 2,74,000। तो इस तरीके से 11.33% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में। इसको अगर मैं नेशनल लेवल के सिनारियो में कंपेयर करूं तो नेशनल लेवल में 23-24 में था 1,84,000, 1,84,000, और ये 24-25 में बन गया 2,01,62 रुपये, मतलब 8.7% की ग्रोथ थी। तो हम एब्सोल्यूट नंबर में भी और वृद्धि दर में भी, दोनों में हम राष्ट्रीय लेवल से ऊपर हैं पर कैपिटा इनकम को लेकर के। अभी मैं इतना ही शेयर करूंगा, बाकी तो विधानसभा में जब सबमिट होगा तो आपको ब्रीफ सर्कुलेट की जाएगी, और क्योंकि वो थोड़ा सा उचित नहीं है कि बहुत बारीकी में मैं मोटे फिगर्स पे बात करना उचित समझा। अगले साल से हम लोग ये करेंगे, थोड़ा प्रोसीजर को डिफरेंट करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के किच्छा नगरपालिका का आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 दिन में यह बताने को कहा कि जब आरक्षण तय हो गया तो चुनाव क्यों नहीं हुए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि किच्छा नगरपालिका में पिछले 1.5 साल से प्रशासक के द्वारा ही समस्त कार्य किए जा रहे हैं। सभी नगरपालिकाओं का चुनाव हो चुका है, लेकिन किच्छा नगरपालिका का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व में किच्छा में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रस्तावित अधिसूचना जारी कर दी गई थी आरक्षण की, लेकिन उसके बाद अभी तक चुनाव नहीं कराया गया, जो कि संविधान के प्राविधानों का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इस मामले में याचिका दायर की गई थी कि वहाँ पर 1.5 साल का समय हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है और चुनाव नहीं कराया गया है, जिसके बाद आज कोर्ट में राज्य सरकार ने 2 दिन का समय मांगा है ताकि कोर्ट को सूचित किया जा सके कि वहाँ चुनाव कब कराया जाएगा। कोर्ट ने इस पर प्रश्न पूछा है कि जब कोई विधिक बाधा नहीं है चुनाव कराने में, तो किच्छा में अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील बोहरा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुनील, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि किच्छा में जब आरक्षण तय हो गया तो चुनाव क्यों नहीं किया गया, 2 दिन का वक्त दिया गया है, कैसे से देखा जा सकता है? सरकार की ओर से अब जवाब देना है इस पर। संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 2 दिन में आप जवाब दीजिए। अभी तक जब किच्छा में आरक्षण तय हो गया तो किच्छा पालिका में चुनाव क्यों नहीं हुआ, ऐसे में अब 2 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। इसमें खास बात यह भी है कि अब यहाँ पर चुनाव कब किया जाएगा और आरक्षण तय होने के बाद चुनाव क्यों नहीं किया गया, इसके जवाब में सरकार क्या कुछ कोर्ट के सामने पेश करती है। तो नैनीताल से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिनों में अब जवाब दाखिल करना होगा। अभी तक किच्छा पालिका में चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि यहां पर आरक्षण की जो स्थिति बनी हुई थी वो तय हो गई। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील बोहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से 2 दिन में ये जवाब मांगा गया है, अब 2 दिन में जवाब देना होगा। किच्छा को लेकर जो चुनाव नहीं हुआ, किस तरीके की चर्चाएं भी तेज है? संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, सुनील बोहरा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अभी तक किच्छा पालिका में चुनाव नहीं हो पाया। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, 2 दिन का वक्त है जवाब देने का। उसके बाद देखना होगा कि किच्छा में सरकार चुनाव कब तक कराती है और इसमें क्या जवाब दाखिल करती है हाईकोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में संज्ञान लिया और पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है, जहां कोर्ट ने 17 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजिकल खनन इकाई को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले के 61 खड़िया खदानों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने खड़िया खनन पर लगी कई बड़ी मशीनों को सीज कर दिया था और खदानों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है सोपस्टोन माइनिंग के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उनका, उसके संबंध में आज भी सुनवाई हुई थी और इसमें कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी राज्य सरकार की ओर से कि उनके द्वारा पिछले 25 दिनों में वहाँ पर जांच कराई गई थी 61 माइन की। तो उस रिपोर्ट के संबंध में कोर्ट ने जो उस जांच कमेटी के चेयरमैन हैं डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग यूनिट उत्तराखंड, उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है और कमेटी के जो अन्य मेंबर हैं जिसमें भारत सरकार के भी कुछ सदस्य हैं उनको वर्चुअली कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा है और सोमवार को इस मामले की अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुखिम रेंज के सोरासारी में इन दिनों जंगलों में आग लगी है। दूरस्थ क्षेत्र के जंगल में लगी आग को बुझाने में फॉरेस्ट विभाग को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, 2 दिन पहले ही जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, फिर भी जमीन पर आग बुझाने में विभाग विफल साबित हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल उत्तरकाशी से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, आग की क्या स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर वन विभाग की ओर से जो प्रयास हैं वो कितने देखे जा सकते हैं आग को बुझाने के लेकर? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का ये जो मुखेम रेंज क्षेत्र पड़ता है, ये बहुत बड़ा रेंज क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो बटवाड़ी ब्लॉक के कुछ एक लगभग जो है पूरा आधा हिस्सा इसमें आता है और वहाँ पे जो दूरस्थ क्षेत्र है सारी गांव उसके आसपास के जंगलों में जो है पशु से लगातार जो है आग लगी थी। लेकिन कल तो जो है वन विभाग की टीम वहाँ पे आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन जो है अभी भी जो है वहाँ से जंगलों से लगातार जो है धुआं निकल रहा है। लेकिन हालांकि मेरा भी जो रेंजर है यहाँ के, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहेंगे उनको उनकी जो है टीम लगातार वहाँ पे लगी हुई है, पर आग बुझाने में जो है सफलता जो है कहीं ना कहीं जो है कम मिल पा रही, क्योंकि धुआं के कारण से लग रहा है कि आग जो है अभी भी है। जी दीपक, क्योंकि आज से उत्तराखंड में फायर सीजन भी शुरू हो गया है, ऐसे में सरकार ये दावा कर रही थी कि हम आग को बुझाने के लिए इस बार बहुत अधिक प्रयास करेंगे ताकि जंगलों की स्थिति ठीक रहे, लेकिन अभी देखा गया है कि फायर सीजन से पहले ही इस वक्त उत्तराखंड के जंगलों में आग है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है, आने वाले वक्त में ये आग विकराल रूप भी ले सकती है और ज्यादा नुकसान जंगलों को होगा। इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां आप देखते हैं वन विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है लगातार जो है हर जनपद में जो है मॉक ड्रिल भी कराया गया था, इसलिए कि अगर कहीं जंगल में आग लगी तो उसके लिए जो है क्विक रिस्पॉन्स के तहत जो आग को बुझाया जाना जरूरी है। उसके लिए भी इन्होंने जो मॉक ड्रिल तो कराया था, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूरस्थ क्षेत्र की, कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पहुँचना जो है लगभग जो है टाइम लग जाता है डिपार्टमेंट को, लेकिन वहाँ के लिए कहीं ना कहीं इनको जो है कोई दूसरा ऑप्शन जो है तलाश करना पड़ेगा, ताकि जो है अगर आग लगती तो उसके लिए जो फायर की टीम हो क्विक रिस्पॉन्स टाइम पर वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन फिलहाल जो बर्फबारी वगैरह स्थिति बता दूं उत्तरकाशी के जंगलों में अगर जल्दी से यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में जो आग है और भी कई क्षेत्रों में लगती हुई दिखाई दी। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया दीपक विस्तार से जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड में आज से फायर सीजन शुरू हो गया, लिहाजा माना जाता है कि इसके साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं और भी तेजी से बढ़ जाएंगी। हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा राख में बदल जाती है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन आरक्षी हड़ताल पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो वन बीट अधिकारी भी हड़ताल पर है। लिहाजा सवाल यह है कि अगर जंगल में रखवाले करने वाले ड्यूटी पर नहीं होंगे तो जंगलों की सुरक्षा कौन करेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और हर साल पहाड़ों में आग लग जाती है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और इससे पहले उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। वन आरक्षी लंबे समय से वर्दी में संशोधन कर एक स्टार जोड़ने, 10 साल से अधिक सेवा देने वालों को प्रमोशन और अन्य विभागों की तर्ज पर 13 महीने का वेतन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और वन विभाग से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वन आरक्षियों को वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार उनका धैर्य जवाब दे चुका है और वे धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं।
15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी जंगलों में भीषण आग लगने की आशंका है। लेकिन जब जंगल के रखवाले ही हड़ताल पर होंगे तो उस आग को बुझाएगा कौन? देखिए, हमारी वन आरक्षी संघ की कई सालों से विगत 10 एक साल से बहुत सारी मांगें चल रही थी, जिसके लिए हमने बहुत सारे पत्र भेजे, बहुत निवेदन किया, बहुत अनुरोध किया सरकार से, शासन से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से। बार-बार हमारी अनदेखी होती रही, जिसके बाद हमें क्रमिक अनशन कर रहे थे। प्रांतीय कार्यकारिणी ने एक आह्वान किया था कि सभी अपना कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी रामनगर वन प्रभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, कॉर्बेट आदि मांगों को लेके हमारी बहुत सारी मांगें थी, जिसमें प्रथम मुख्य मांग थी एक प्रमोशन को लेके। नए, जैसे आपने देखा होगा वन दरोगा की नई भर्ती हुई है, पर पुराने जो लोग थे, जो वर्षों से मेहनत करते हुए जंगल में आ रहे हैं, पहले संविदा में काम किए, फिर पक्के हुए, उसके बाद भी उनकी अनदेखी, ना प्रमोशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारी मांग थी जो 2018 में इन्होंने नियमावली संशोधन करा था, तो उसको दोबारा वापस लेकर 16 वाली जो नियमावली है उसको लागू करा जाए। हर साल जंगलों की आग से करोड़ों की वन संपदा तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की जान पर भी बन आती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जंगलों की आग का नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य का भी है जो दिन रात जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। रामनगर में सरजीत सिंह, जो पिछले 13 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं, बताते हैं कि वन आरक्षी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 4 साल से मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। नहीं, हमने धरना प्रदर्शन तो आज 13 तारीख से किया है। इससे पहले हमें आज 5-6 दिन हो गए हैं लगातार फीता बांध करके हमने अपना रोष व्यक्त किया काला कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और सरकार से जो है हम आज से मांग नहीं कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार मांग पत्र दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब वन कर्मचारी जो है, जिसको 13-13, 14-14 साल से हम लोग एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करिए। इसके साथ साथ आप जो पूर्व में जो वन आरक्षी भर्ती कर रखे हैं, जिनको 10 साल हुए हैं, कार्य पूर्ण हो गया 10 साल सेवा में, उनका प्रमोशन करिए। प्रमोशन नहीं है तो जिन कर्मचारियों को आपने पे स्केल आपने वेतन करना है, एसीपी का लाभ है, एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? अगर आपके पास पद खाली नहीं है वन दरोगा के, तो कम से कम ऐसे कर्मचारियों को आप एसीपी का लाभ देने में क्यों पीछे हट रहे हैं? इधर अल्मोड़ा में वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर वन बीट अधिकारी संघ ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और पूरी मांगे न होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। हमारी वैसे तो मांगे बहुत सारी हैं, पर प्रमुख रूप से हमारी जो है 3 मांगे हैं अभी। एक तो 2016 जो नियमावली है, हम चाहते हैं कि उसकी वापसी हो, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक वन आरक्षी जो है एक बहुत तरह से जो है एक साइंटिफिकली और टेक्निकली काम करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कंधे पर जो है एक स्टार लगना चाहिए। और तीसरी जो मांग है, जिन साथियों को हमारे जैसा कि वन आरक्षी में क्या होता है कि जिसको 10 साल हो जाते हैं तो उसका प्रमोशन का प्रावधान है, तो हम चाहते हैं कि जिन भी हमारे साथियों को 10 वर्ष हो गए हैं तो उनका जल्द से जल्द पदोन्नति हो। चंपावत जिला मुख्यालय में वन विभाग कार्यालय के बाहर वन बीट अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जल्द मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी वन बीट अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति समेत कई मांगों को लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हर प्रभाग स्तर के शाखाओं के द्वारा अपनी ज्वलंत समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पे ये धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसमें प्रमुखतः वर्ष 2016 की नियमावली को पुनः लागू करना व अन्य राज्यों की तर्ज पे वन बीट अधिकारी को 1 स्टार देना
तथा पदोन्नति प्रत्येक सत्र में प्रमुखतः होनी चाहिए। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा पूरे प्रदेश से तय की गई है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यही धरने और कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आंदोलन के कारण 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन पर असर पड़ सकता है। वक्ताओं ने 2016 की नियमावली को फिर से लागू करने और वन आरक्षी के कंधे पर एक स्टार लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन आरक्षियों पर होती है, इसलिए इनकी मांगों को अनदेखा करना सही नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि वन आरक्षी संघ के साथ ही वन बीट अधिकारी संघ भी हड़ताल पर है। जाहिर है अगर यूं ही हड़ताल चलती रही तो विभाग को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की हार की वजह को जानने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। वहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहुखंडी ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन मामलों की जांच कर रही है जहां वोटर के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मामले आए हैं जहां वोटर कई साल से एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि आखिर वोटर लिस्ट से अचानक उनका नाम क्यों गायब किया गया। हम यह ढूंढ रहे हैं कि नाम गायब करने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। साथ ही लोगों से भी फॉर्म भरने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस कमेटी फॉर्म को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जा सके। नहीं, ये कमेटी हार की समीक्षा के लिए एक दूसरी कमेटी बनी है। मैं जो है उस पर जो वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स की बात है, जिन वोटर्स के वोट काटे गए हैं, जिन वोटर ने अपना वोट काटने के लिए अप्लाई नहीं किया, जो वोटर उसी एड्रेस पे पिछले 20-30 साल से 25 साल से रह रहा है और उसका वोट अचानक काट दिया गया। ये वोट काटना सिर्फ एक छोटी बात नहीं है कि उसका एक वोट कट गया, ये मामला है उसके फंडामेंटल राइट्स का, ये उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका मामला है। हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि ऐसे क्यों काटा गया, कौन उसमें दोषी है, क्या बीएलओ दोषी है या उससे ऊपर वाला अधिकारी है। तो उस प्रोसेस को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों के वोट कटे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट डिजाइन किया है, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आप भर के दीजिए, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा कीजिए। ऐसी हम पिटीशन के लिए हमने अपने सारे ब्लॉक को और डिस्ट्रिक्ट्स को कह दिया है, जहाँ जहाँ निगम के चुनाव हुए हैं उनको कह दिया है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन लोगों को पिटीशन को लेकर हम पहले इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लेकर PIL करेंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।